प्राइस अगर किसी एरिया में लगातार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस कर रहे हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में कहते हैं प्राइस अभी एक रेंज में फंसी हुई है। अभी इस रेंज के अंदर प्राइस जितनी बार सपोर्ट एरिया में आ रहा है उतनी ही बार यहाँ बायर्स एक्टिव हो रहा है, इसलिए प्राइस फिर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बट प्राइस ये एरिया में आने के बाद अगर बायर से सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो प्राइस ये रेंज को तोड़ के नीचे आ जाएगा, और इस नीचे आने को हम टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में रेंज ब्रेकडाउन कहते हैं। चार्ट के ऊपर अगर ऐसा रेंज ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां से प्राइस नीचे जाएगा, इसका इंडिकेशन हमें मिलता है। तो आमतौर पर ट्रेडर्स ऐसा ब्रेकडाउन को देखते हुए शॉर्ट सेल करने के लिए सेल ऑर्डर डालते रहते हैं, और जो ट्रेडर्स ये कंसोलिडेशन एरिया में बाय किए हैं प्राइस ऊपर जाएगा इस उम्मीद से, वो भी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए यहाँ सेल ऑर्डर डालने लग जाते हैं। बट कई बार देखा जाता है कि प्राइस ऐसा कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद नीचे ना जाके वहीं से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाते हैं। जैसे ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाता है, उस टाइम हम समझ पाते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये जेन्युइन ब्रेकडाउन नहीं था, ये एक ट्रैप था। तो अभी सवाल ये है कि जब ये ब्रेकडाउन हुआ था उसी टाइम एज ए ट्रेडर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक ट्रैप होने वाला है, और अगर ट्रैप है तो कौन इस ट्रैप को क्रिएट कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये सब कुछ अभी आपको रियल चार्ट का एग्जाम्पल के साथ इन डिटेल समझाया जाएगा। तो ऐसे ट्रैप से खुद को बचाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ना मिला लास्ट तक तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप देखोगे आपके सामने CDSL का स्टॉक है, और इसमें आप देखोगे प्राइस कुछ टाइम से इस एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब ये जो कैंडल बना 13 मार्च 2024, इस कैंडल ने यहाँ पे जितना कंसोलिडेट किया था उसको ये नीचे ब्रेक डाउन किया। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये जो ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन हमें दिखाई दे रहा है, और इसे देखने के बाद जो लोग इस एरिया में यहाँ पे बाय किए हैं प्राइस ऊपर जाएगा इस उम्मीद से, वो लोग अभी यहाँ पे सेल करके एग्जिट करना चाहेगा, क्योंकि उनका उम्मीद का उल्टा चला गया प्राइस यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एग्जिट करना चाहेगा। और अगर ये जो स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अगर F&O सेगमेंट में अवेलेबल होता तो नया ट्रेडर भी इस ब्रेकडाउन को देख के यहाँ पे नया सेल ऑर्डर लाता शॉर्ट सेल करने के लिए, या फिर ये जो चार्ट टाइम फ्रेम है ये अगर इंट्राडे के अंदर होता तो भी यहाँ पे शॉर्ट सेल करने के लिए नया सेल ऑर्डर आ जाता। तो ऐसे करके जब ये ब्रेकडाउन ये नीचे साइड हुआ तो बहुत सारा यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो जाने के कारण प्राइस बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो ये था नॉर्मल जिस तरह हम सब लोग एनालिसिस करते हैं उस तरह का, लेकिन अभी से आपको और कुछ क्राइटेरिया अलग से देखना होगा। जैसे ही ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि ये जो ब्रेकडाउन एरिया है इससे लंबे टाइम फ्रेम चार्ट में क्या है इस एरिया में या इसके थोड़ा नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है या नहीं। देखिए जो लंबे टाइम फ्रेम देखना है आपको वो होगा जिस भी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट को उसका कम से कम 5 से 6 गुना लंबे टाइम फ्रेम आपके चले जाना है। जैसे मैं इस एग्जांपल में 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे चला जाना है 1 वीक चार्ट के अंदर। तो मैं इस चार्ट को अभी 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं और वहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि उस जगह पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है या नहीं। तो आप देखोगे इस एरिया में हमें ब्रेकडाउन करके एक सिग्नल दिया हुआ है, तो उसके पीछे चले जाना है, प्राइस एक्शन को देखना है क्या इसके सपोर्ट एरिया है। तो उसके लिए मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे एक इस तरह का बॉक्स। तो आप देखोगे प्राइस पहले इस जगह पे आया था, इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे आया था, फिर ऊपर गया, इसको काफी टाइम में रेजिस्टेंस लेके एक इस तरह का एक राउंड बना के ये नीचे गया था। तो अब जब ये प्राइस को ये ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर से अगर आ रहा है तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम करके नीचे आया था और इसको ब्रेकआउट कर लिया और फिलहाल ये थ्रोबैक कर रहा है तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इस एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है क्या नहीं, तो लंबे टाइम फ्रेम में आके हमें वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मिल रहा है। तो अभी हम फिर से 1 टाइम फ्रेम चार्ट में चला जाएंगे और वहां पे आगे का जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो पूछा था कि इस एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है लंबे टाइम फ्रेम में, तो उसका आंसर हमें यस मिल रहा है। तो अगर यस मिल रहा है तो हमें सेकेंड क्वेश्चन को पूछना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे चल रहा था
इसके अंदर जो बड़े ट्रेडर है उनका इंटरेस्ट कौन सी साइड पे था, बाय साइड पे था या सेल साइड पे था। तो देखिए इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइस एक्शन के साथ साथ जो यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है उसको कंबाइन करना होगा। तो मैं किस तरह इसको एनालिसिस कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे करता है विथ हाई वॉल्यूम के साथ। तो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा अगर हाई वॉल्यूम बन रहा है तो मतलब वहां पे कोई ना कोई बड़े ट्रेडर का हाथ होंगे, क्योंकि इतना हाई क्वांटिटी में ट्रेड कोई छोटे मोटे ट्रेडर नहीं कर सकते, इसके पीछे जरूर कोई बड़े ट्रेडर का हाथ होंगे। और आपको देखना है कि जब बड़े ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइस का डायरेक्शन कौन सी साइड पे, तो यहाँ पे अप साइड पे है। तो मतलब ये जो मूव आया हुआ था ये बड़े ट्रेडर के द्वारा अपवर्ड प्राइस को ले जाया गया था। और अभी जब ये कंसोलिडेशन एरिया में फंस रहा है तो उसमें आपको ध्यान से प्राइस एक्शन को देखना है। देखिए जब ये प्राइस थोड़ा ये नीचे आना शुरू किया तो आप देखोगे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब जो बड़े ट्रेडर है वो जब प्राइस नीचे गिर रहा है उस टाइम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब ये फिर से ऊपर जाना शुरू किया आप देखोगे थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो बड़े ट्रेडर फिर से इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिर आप ऐसे करके एनालिसिस करते हुए जाओगे तो आप देखोगे जब ये नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे जब ये नीचे आया यहाँ पे तो वॉल्यूम फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ। यहाँ पे आप जब देखोगे जब प्राइस ऊपर चला गया तो वॉल्यूम फिर से ये इंक्रीज हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे नीचे आया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, यहाँ पे ये ऊपर गया तो वॉल्यूम फिर से ये इंक्रीज हुआ, यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम फिर से ये डिक्रीज हुआ। तो मतलब जब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है। तो बड़े ट्रेडर अपसाइड के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस जगह पे आप देखोगे स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे खींचा गया। तो जो बड़े ट्रेडर कंसोलिडेशन एरिया के अंदर इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था वो कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे खींचने नहीं देगा, वो सपोर्ट करेगा इस सब एरिया को, क्योंकि वो लोग इस जगह से बाय करके प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। और अगर प्राइस इस जगह पे आ भी रहा है तो वो अपना स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइस को रुकेगा। क्योंकि देखिए जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाय कर रहा है, यहाँ पे बाय कर रहा है, यहाँ पे बाय कर रहा है, वो अपना स्टॉप लॉस इस कंसोलिडेशन के थोड़ा नीचे रखेगा। तो अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो अपना इस स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस जगह पे प्राइस को रोकने की कोशिश करेगा। भले ही वो असफल हो जाए लेकिन फिर भी वो इस प्राइस एक्शन से आपको दिखने को मिल जाएगी कि इस जगह पे ये रुकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखोगे यहाँ पे ये रुकने की कोशिश ही नहीं किया गया और स्ट्रॉन्ग नीचे खींचा गया। और सेकेंड चीज, ये जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नीचे खींचा गया ये कोई छोटे ट्रेडर नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई छोटे ट्रेडर इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस को नहीं खींच सकता है। तो जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाय कर रहा है वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा है, और दूसरा अगर कोई बड़े ट्रेडर इस तरह का खींच रहा है वो ज्यादा क्वांटिटी में उठा भी नहीं रहा है। तो इसका कारण है कि जो बड़े ट्रेडर इस जगह पे बाय कर रहा था प्राइस ऊपर जाएगा इसे सोच के वही इस चीज को क्रिएट कर रहा है ताकि प्राइस को नीचे लाया जाए, इस जगह पे लाया जाए। तो अभी आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाय किए हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गया कि प्राइस को नीचे लाया जाए। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये एक कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे चल रहा है, प्राइस इसके अंदर फंसा हुआ है, और जब जब भी प्राइस ऊपर जाना शुरू कर रहा है वो बड़े ट्रेडर्स के वजह से जा रहा है, क्योंकि बड़े ट्रेडर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो बड़े ट्रेडर्स यही एनालिसिस कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। और आपको पता है जो बड़े ट्रेडर से ज्यादा क्वांटिटी उठाता है, अगर बड़े ट्रेडर ज्यादा क्वांटिटी उठाना चाह रहा है तो उनको ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेल ऑर्डर भी चाहिए, और जो इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर उन्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर मिलेगा, इस एरिया में थोड़ा मिल जाएगा। जैसे ही प्राइस ये ऊपर आएगा तो जो लोग रेजिस्टेंस में सेल करते उनका सेल ऑर्डर यहाँ पे उनको मिल जाएगा। तो जैसे ही प्राइस इस एरिया में आया और उनको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो ज्यादा क्वांटिटी जैसे ही यहाँ पे डालेगा बाय ऑर्डर तो हो सकता है इसको ये ब्रेक कर दे, और ब्रेक जैसे ही करेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करने के लिए आ जाएगा, और डिमांड इंक्रीज हो जाने के कारण प्राइस और तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी उठाना चाह रहा था उनको इस एरिया में नहीं मिलेगा, तो वो चाहेगा कि बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर इस जगह पे आ जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसके नीचे एक बार प्राइस को लेके आ जाता है ताकि इसको देख के और भी ट्रेडर यहाँ पे सेल ऑर्डर लाए। क्योंकि देखिए जो छोटे ट्रेडर भी यहाँ पे बाय किए होंगे प्राइस ऊपर जाएगा सोच के, जैसे ही प्राइस इस तरह का नीचे आ रहा है तो वो डर के मारे यहाँ पे सेल ऑर्डर डालना शुरू करेगा।
और अगर ये अप एंड सेगमेंट में अवेलेबल है या फिर इंट्राडे के अंदर हो रहा है तो यहाँ पे नया शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाने के लिए भी सेल ऑर्डर आएगा, तो भर भर के यहाँ पे सेल ऑर्डर आने लग जाएगा। और जो बड़े ट्रेडर इस एरिया में मनपसंद कैंडिडेट उठा नहीं पा रहा था वो इस जगह पे वो उठा पाएंगे। उठाने के बाद फिर से ये प्राइस को ऊपर खींच लेगा और एक बार ब्रेकआउट कर देगा, तो उसके बाद और भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो उनको यहाँ पे क्वांटिटी भी मिल गया और प्राइस ऊपर भी चला जाएगा, तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर इस जगह पे ब्रेकआउट करने के बाद वो बाय करने जाता तो उनका बाय प्राइस बढ़ जाता, तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम मिलता। लेकिन अब कहोगे कि अब जैसे इसको ब्रेक डाउन किया तो अब लंबे टाइम फ्रेम में क्यों जा रहे हो, तो इसका साइकोलॉजी को देखिएगा। देखिए जो बड़े ट्रेडर है वो कंप्लीट जो चार्ट है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं और अदर्स ट्रेडर्स का जो ऑर्डर है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उनको भी पता है अगर हम इसको इतना नीचे लेके आ रहा है तो इसको फिर से ऊपर खींचने के लिए हमारे पास उतना सप्लाई यहाँ पे होना चाहिए। तो कोई भी बड़े ट्रेडर के पास इतना दम नहीं होता है कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाए तो वो इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर ले जाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और वहां पे अगर कोई सपोर्ट एरिया है तो ही इस चीज को वो एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम में जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं उनको इस जगह पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो लंबे टाइम फ्रेम में जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है इस जगह पे प्राइस आने के बाद वो यहाँ पे बाय ऑर्डर डालेगा, मतलब यहाँ पे जो डिमांड है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर है वो सेल करेगा यहाँ पे, और बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेडर है वो यहाँ पे बाय करेगा। तो सप्लाई और डिमांड थोड़ा बहुत यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और उसी बैलेंस स्थिति में ये जो ट्रेडर जो ये ट्रैप क्रिएट कर रहा है वो और भी डिमांड ले आने के कारण यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा। तो उनका जो मकसद है यहाँ के जो लिक्विडिटी उसको ग्रैब करने का वो ये कर पाएगा। लेकिन अगर ये जो सपोर्ट एरिया है बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये नहीं होता तो इस जगह पे लंबे टाइम फ्रेम का कोई भी बाय ऑर्डर नहीं आता और यहाँ पे ज्यादा सेल ऑर्डर आने के कारण ये जो ट्रैप क्रिएट किया गया उसमें फेल होने का चांस बहुत ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि तब वो इस सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और नीचे चला जाएगा। इसीलिए मैं इस तरह का इसको एनालिसिस करता हूं कि लंबे टाइम फ्रेम में चला जाता हूं और वहां पे जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देखता रहता हूं। तो उसके आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं और आगे का जो चार्ट एनालिसिस है उसको भी आपको मैं समझा देता हूं। तो देखिए उसके बाद अगर ये जेन्युइन ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई इंक्रीज हो जाता और कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता बाय करने के लिए, तो प्राइस धड़क से नीचे चला जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, मतलब यहाँ पे डिमांड आ रहा है। तो कभी भी आपको अगर इस तरह का सिग्नल मिल रहा है जहाँ पे जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया वो सब फुलफिल हो रहा है और इस तरह का सिग्नल दे रहा है, तो कभी भी आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे फाइट होने के बाद फिर कोई सेल सिग्नल जनरेट करे तब आप कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम जो बड़े ट्रेडर है और जो अलग ट्रेडर है उनका फाइट में फिर से बड़े ट्रेडर यहाँ पे हार जाएगा, इसका सिग्नल आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक ना कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है तब तक आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये जो ट्रैप है तब तक ये चल रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि इसको ऊपर ले जा जाए। लेकिन आप कहोगे कि इसको बाय कैसे कर सकते, क्योंकि हम तो आइडेंटिफाई कर चुके ये ट्रैप है, तो ट्रैप होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे तो बाय तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको वेट करना है। आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये एक ट्रैप है और यहाँ पे आके जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाय करना चाह रहा तो वो बाय करेगा, तो वो बाय कैंडिडेट आपको ये वॉल्यूम में दिखना चाहिए कि वो बाय कर रहा है। आपको एक बार कंफर्मेशन मिल गया कि बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाय कर लिया और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है तो आप वहां पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस जब ये फाइट कर रहा है तो उतना अच्छा क्वांटिटी में यहाँ पे ये जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी ही हो रहा है। तो जो बड़े ट्रेडर है उनको इतना अच्छा यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा है कि वो बाय कर ले, तो धीरे धीरे प्राइस फिर से ऊपर गया। लेकिन जब ये गैप डाउन ओपन होकर ये कैंडल बनाया तो आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बन गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम बन गया, मतलब बड़े ट्रेडर यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक नेगेटिव कैंडल, तो क्या इस नेगेटिव कैंडल में बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बनाया है, क्या दूसरा कोई ट्रेडर आ चुका है बड़े ट्रेडर और यहाँ पे सेल साइड के लिए पोजीशन बनाया है, ये चीज आपको क्लियर नहीं है। इसके लिए आपको और प्राइस एक्शन को देखना होगा, तो मैं और प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस और एक कैंडल छोटा बनाता है और नेक्स्ट कैंडल ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया इस स्विंग के ऊपर जाके क्लोज किया, तो इससे आपको कंफर्मेशन मिल गया जो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ इस कैंडल में, ये जो ट्रैप क्रिएट कर रहा है उसी के द्वारा ये जनरेट हुआ, मतलब वो अपना पोजीशन यहाँ पे बना लिया। अगर ऐसा नहीं होता, ये जो कैंडल बनाया या अगर सेल साइड के लिए बनाया होता, मतलब जो ट्रेडर बना रहा है वो प्राइस नीचे जाएगा इस उम्मीद से बना रहा है, तो कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग ये ऊपर नहीं जाता। उसके बाद या तो ये यहाँ पे रह जाता या फिर नीचे आ जाता। तो क्योंकि ये ऊपर आ गया है तो आपको कंफर्मेशन मिल गया, ये ट्रैप क्रिएट किया गया था और ट्रैप क्रिएट करने के बाद
जो मकसद था ट्रेडर का वो भी फुलफिल कर लिया गया, मतलब यहाँ पे अपना क्वांटिटी उठा लिया गया, तो आप यहाँ पे बहुत ही कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको एक टारगेट भी रखना होगा। तो देखिए हर एक चार्ट में आपको अलग अलग सिचुएशन मिलेगा टारगेट रखने के लिए। इस एग्जाम्पल में आप टारगेट रख सकते हो, ये जो हाई यहाँ पे बना के रखा है इस हाई तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कोई टाइम बिताने के बाद फिर से सिग्नल दे रहे हैं तो आप बाय कर सकते हो। तो आगे प्राइस एक्शन क्या हुआ था हम फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा बाय इस जगह पे हो गया था और ये स्विंग बना के इस तरह का गया, तो हम इसका जो एसएल है ये 50%, ये लंबा कैंडल का 50% थोड़ा नीचे एसएल रखते और टारगेट था इस एरिया में, तो यहाँ पे जैसे ही टच किया हमारा एग्जिट हो गया। लेकिन मैंने आपको कहा कि यहाँ पे फिर से अगर फाइट करके कोई बाय सिग्नल जनरेट करे तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से ये सिग्नल जनरेट हो गया। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आप चार्ट बढ़ने के बाद आके यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो, तो कोई भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है 22 अप्रैल को ये कैंडल बना हुआ है, इसका एनालिसिस हमने करके दिखाया जब ये नहीं बना था, मतलब ये कैंडल बना था उसी टाइम हमने एनालिसिस करके दिखाया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमारा जो पीछे का एनालिसिस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इसी तरह मैं एनालिसिस करके इसको देखा था और ये वीडियो हमने डाला हमारा सेकेंड चैनल ओनली स्विंग स्टॉक, उसमें जाकर आप देख सकते हो कि इसके बारे में हम डिटेल्स एनालिसिस करके आपको शेयर किया था ये कैंडल जब बना था और उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ है और अभी भी हमारा एग्जिट नहीं हुआ, अभी भी हम इसमें बरकरार है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल चार्ट एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे सेकंड चैनल ओनली स्विंग स्टॉक को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें हम जब भी कोई अच्छा स्टॉक हमें मिलता है उसको अच्छे से इसी तरह एनालिसिस करके आपको दिखाते रहते हैं। तो मैं जो भी आपको समझाना चाहता था इस वीडियो के अंदर, आशा करता हूं मैं आपको अच्छे से समझा पाया। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं इसको डाउन साइड के लिए आपको बताया था, लेकिन ये अप साइड के लिए भी ट्रैप किया जाता है। जैसे कि प्राइस अगर एक कंसोलिडेशन एरिया में इस तरह का चल रहा है और ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये ब्रेकआउट ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको सेम क्राइटेरिया को देखना है। उसके बाद प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और अंधाधुंध बाय नहीं करो अगर आप इस सभी रूल्स को जानते हैं। और देखिएगा इस तरह का वीडियो बनाने के लिए, इतना डिटेल समझाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतना लंबा वीडियो बना रहा है हम देख नहीं पाते, थोड़ा छोटा कीजिएगा। तो छोटा करूंगा तो इतना डिटेल्स मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो फिर आपको ऊपर ऊपर बता के ही चला जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो अगर आप लोगों का लंबा वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में नो प्रॉब्लम इस चीज को लिख दीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा कमेंट ऐसा आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को लंबे वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं और भी डिटेल्स जाके आपको ये सभी चीज बताते हुए जाऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।